नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास रिवीजन सेशन में। आईटी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है ना? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम मिलकर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड यूनिट के जो सबसे मुश्किल टॉपिक्स हैं ना, उन्हें एकदम मक्खन जैसा आसान बनाने वाले हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स का प्रेशर कैसा होता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज का हमारा मिशन है इस यूनिट के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स को पकड़ना और उन्हें ऐसे सिंपल, स्कोर करने वाले पॉइंट्स में तोड़ना कि फुल मार्क्स लाना एकदम पॉसिबल लगे। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, हम 3 मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला है डॉक्यूमेंट स्टाइल्स में महारत हासिल करना, दूसरा प्रो लेवल इमेज हैंडलिंग और तीसरा एडवांस्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन। ये तीनों ही हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो चलिए बिना देर किए पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला पड़ाव है मास्टरिंग डॉक्यूमेंट स्टाइल्स। देखिए, अगर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने का कोई सीक्रेट है ना, तो वो यही है, ये समझना कि स्टाइल्स आखिर हैं क्या। यही फाउंडेशन है एकदम क्लीन और कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने का। और ये सवाल, स्टाइल्स क्या हैं और हमें इनका उपयोग क्यों करना चाहिए, ये तो समझ लीजिए कि एग्जाम का एक फेवरेट 2 मार्क क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं ताकि इसका जवाब देने में कोई दिक्कत ना हो। सवाल सीधा है, आखिर ये स्टाइल्स हैं क्या भला? तो किताबी भाषा में कहें तो स्टाइल पहले से सेट की हुई फॉर्मेटिंग सेटिंग्स का एक कलेक्शन है। अब इसमें 2 शब्द की हैं, कलेक्शन यानी संग्रह और प्री सेट फॉर्मेटिंग यानी पहले से तय की हुई सेटिंग्स। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने एक हेडिंग स्टाइल बनाया। इसमें हमने सेट कर दिया कि फॉन्ट एरियल होगा, साइज 16 होगा, रंग नीला होगा और वो बोल्ड भी होगा। बस अब जहां भी हेडिंग लगानी है, एक क्लिक में ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। अब आता है सवाल का दूसरा हिस्सा कि भाई इनका इस्तेमाल करें ही क्यों। तो ये रहे इसके सुपर बेनिफिट्स। पहला, यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग, दूसरा टाइम सेविंग, तीसरा अपडेट्स को सिंपल बनाना और चौथा एक्सेसिबिलिटी में सुधार। सोचकर देखिए, आपके पास 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और आपको सारी हेडिंग्स का रंग नीले से लाल करना है। अगर स्टाइल्स यूज नहीं किए तो एक एक करके 50 बार बदलना पड़ेगा, लेकिन स्टाइल्स के साथ बस एक जगह स्टाइल को एडिट किया और बूम, सारी 50 हेडिंग्स एक साथ अपडेट हो गई। है ना कमाल की चीज? ये टेबल, इसे तो दिमाग में छाप लीजिए। ये राइटर में मौजूद 6 अलग अलग स्टाइल कैटेगरीज का एक क्विक स्नैपशॉट है। पेज स्टाइल क्या करता है? मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर सेट करता है। पैराग्राफ स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट, स्पेसिंग। कैरेक्टर स्टाइल, फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक। फिर फ्रेम, लिस्ट और टेबल स्टाइल्स भी हैं। हर स्टाइल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। इसको याद रखना एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये एक प्रो टिप है, मान लीजिए किसी पुराने डॉक्यूमेंट का स्टाइल बहुत पसंद आ गया, तो क्या उसे दोबारा बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। बस इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टाइल पैनल में जाकर लोड स्टाइल सिलेक्ट करें, सोर्स डॉक्यूमेंट चुनें और ओके, बस वो स्टाइल आपके नए डॉक्यूमेंट में आ गया। ये सच में बहुत टाइम बचाता है। तो ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग तो एकदम प्रोफेशनल हो गई, पर अब इसे विजुअली इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है ना? यहीं पर आता है हमारा अगला सेक्शन, प्रो लेवल इमेज हैंडलिंग। ये स्किल्स न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, लिंकिंग और एम्बेडिंग एन इमेज में आखिर फर्क क्या है? सुनने में टेक्निकल लगता है, पर असल में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, सारा खेल फाइल साइज का है। जब हम इमेज को लिंक करते हैं तो डॉक्यूमेंट में बस उस इमेज का एड्रेस स्टोर होता है। इससे डॉक्यूमेंट का साइज छोटा रहता है। लेकिन जब हम एम्बेड करते हैं तो पूरी की पूरी इमेज फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी हो जाती है, जिससे फाइल साइज बड़ा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोजेक्ट को ईमेल करना हो तो लिंक्ड इमेजेस वाला छोटा डॉक्यूमेंट भेजना ज्यादा प्रैक्टिकल है। एंकरिंग, इस शब्द का सीधा सा मतलब है किसी इमेज को टेक्स्ट के किसी हिस्से से बांध देना या पिन कर देना। ये एंकरिंग ही इंश्योर करती है कि जब हम टेक्स्ट को मूव करें तो उससे जुड़ी इमेज भी उसके साथ साथ मूव हो। सोचिए, अगर एंकरिंग न हो तो टेक्स्ट कहीं और होगा और उसकी इमेज कहीं और, सब गड़बड़ हो जाएगा। और टेक्स्ट रैपिंग, ये तय करता है कि इमेज के आसपास टेक्स्ट कैसे फ्लो करेगा। मतलब क्या टेक्स्ट इमेज के चारों तरफ बहेगा या सिर्फ उसके ऊपर नीचे रहेगा या फिर उसके ऊपर से ही निकल जाएगा। ये कंट्रोल टेक्स्ट रैपिंग से ही होता है। इससे डॉक्यूमेंट का लेआउट बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगता है।
अब ये क्रॉपिंग पैरामीटर्स का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके एमसीक्यूज़ के लिए। कीप स्केल जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें जब हम क्रॉप करते हैं तो इमेज का साइज़ प्रोपोर्शनली बदलता है, मतलब इमेज खिंचती नहीं है। लेकिन कीप इमेज साइज में इमेज का ओवरऑल फ्रेम साइज फिक्स्ड रहता है और क्रॉपिंग से इमेज का विजिबल हिस्सा मैग्नीफाई या रिड्यूस होता है। तो एक में इमेज का साइज बदलता है, दूसरे में फ्रेम का साइज सेम रहता है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, एडवांस डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन। यहाँ हम उन फीचर्स की बात करेंगे जो हमें स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं, हार्ड वर्क नहीं। ये वो टूल्स हैं जो एक एक्सपर्ट यूजर को एक बिगिनर से अलग करते हैं। टेम्पलेट, इसे आप एक मास्टर कॉपी या एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसका फायदा, हर बार जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। पहले से बनी बनाई फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चर, सब कुछ तैयार मिलता है। इससे न सिर्फ टाइम बचता है बल्कि ये भी इंश्योर होता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट दिखें। तो एग्जाम में अगर टेम्पलेट्स के एडवांटेजेस पूछे जाएं तो ये 3 पॉइंट्स एकदम परफेक्ट हैं। पहला, डॉक्यूमेंट क्रिएशन फास्ट हो जाता है। दूसरा, फॉर्मेटिंग का एफर्ट कम हो जाता है। और तीसरा, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। सिंपल एंड इफेक्टिव। टेबल ऑफ कंटेंट्स या टीओसी, किसी भी लंबे डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ये फीचर लाइफ सेवर है। ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी हेडिंग्स को यूज करके एक इंडेक्स बना देता है। और सबसे बढ़िया बात, ये सिर्फ एक प्लेन लिस्ट नहीं है, इसकी हर एंट्री एक क्लिकेबल हाइपरलिंक होती है। यानी चैप्टर 5 पर जाना है, बस टीओसी में उस पर क्लिक करो और सीधा पहुंच गए। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक ही प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पर कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि किसने क्या चेंज किया है? यहीं पर आते हैं दो बहुत ही पावरफुल कोलैबोरेटिव फीचर्स। ये कंपैरिजन टेबल डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रैक चेंजेस रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए है, मतलब जब डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज होता है वो तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है और ऑथर हर चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। वहीं डॉक्यूमेंट कंपैरिजन तब यूज होता है जब आपके पास एक ओरिजिनल फाइल है और एक एडिटेड फाइल है और आपको दोनों के बीच का फर्क देखना है। तो एक रियल टाइम है, दूसरा वर्जन्स को कंपेयर करने के लिए। ऑलराइट, जाने से पहले एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। ये 5 डेफिनेशंस तो बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। स्टाइल, सेव्ड फॉर्मेटिंग सेटिंग्स, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट का ब्लूप्रिंट, एंकरिंग, ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट से जोड़ने वाला रेफरेंस पॉइंट, ट्रैक चेंजेस, एडिट्स को रिकॉर्ड और रिव्यू करने का फीचर, और टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑटोमैटिक हाइपरलिंक्ड इंडेक्स। अगर ये पांचों याद हैं तो समझिए ये यूनिट आपकी मुट्ठी में है। तो अब ये सारे पावरफुल टूल्स आपके आर्सेनल में हैं, पर असली सवाल ये है कि आप इनका इस्तेमाल अपने अगले प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। याद रखें, ये स्किल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपको एक स्मार्टर वर्कर बनाने के लिए है। तो क्रिएटिव बनिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि आप क्या कमाल कर सकते हैं। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तो जोरों पर होगी, तो चलिए इसी तैयारी को और पक्का करते हैं और आज क्लास 10 के एडवांस्ड स्प्रेडशीट के जो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं फटाफट। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे डेटा एनालिसिस से, फिर देखेंगे व्हाट इफ सिनेरियोज, काम को ऑटोमेट करने के तरीके, और आखिर में जानेंगे कि स्प्रेडशीट को लिंक, शेयर और उस पर टीम के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। यहाँ हम उन टूल्स को समझेंगे जो बहुत सारे डेटा को, मतलब बड़े डेटा सेट्स को आसानी से समझने लायक बना देते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है और इसका जवाब देने के लिए कैल्क के 3 खास फीचर्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे वो 3 टूल्स। देखिए, डेटा कंसोलिडेशन अलग अलग शीट्स के डेटा को एक जगह लाता है। सब टोटल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेटा को ग्रुप करके उनका टोटल या एवरेज खुद ही निकाल लेता है और ग्रुपिंग और आउटलाइनिंग से हम डेटा को छिपा या दिखा सकते हैं। इन तीनों का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस टूल से हम डेटा में अलग अलग संभावनाएं कैसे तलाश सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 टूल्स आते हैं जिनकी हमें तुलना करनी है। एक है सिनारियोज और दूसरा है मल्टीपल ऑपरेशंस। अब इसमें जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि सिनेरियोज में हम अलग अलग वैल्यूज के सेट बनाकर सेव कर सकते हैं। वहीं मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही फॉर्मूले पर अलग अलग इनपुट वैल्यूज लगाकर दिखाता है कि नतीजा क्या होगा।
गोलसीक भी एक बहुत ही काम का टूल है, लेकिन ये प्रॉब्लम को बिल्कुल एक अलग ही एंगल से देखता है। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है, गोलसीक व्हाट इफ यानी क्या होगा अगर नहीं पूछता। ये तो बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये पूछता है हाउ टू, मतलब किसी खास टारगेट को हासिल कैसे करें। ये हमें बताता है कि मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए इनपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। देखते हैं कि मैक्रोस का इस्तेमाल करके हम अपना कीमती समय कैसे बचा सकते हैं और रोज-रोज के काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी परिभाषा है जो सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। आसान भाषा में कहें तो मैक्रो एक रिकॉर्डिंग की तरह है। हम अपने स्टेप्स को एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जब भी जरूरत हो बस एक क्लिक में उसे दोबारा चला सकते हैं। है ना कमाल का? मैक्रो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस बहुत सीधा है। बस इन 5 स्टेप्स को याद रखना है। कोई भी प्रैक्टिकल सवाल आए तो यही स्टेप्स काम आएंगे। डेटा तैयार रखें, रिकॉर्डिंग शुरू करें, अपना काम करें, रिकॉर्डिंग रोकें और आखिर में उसे एक नाम देकर सेव कर दें। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अपनी स्प्रेडशीट को दूसरी फाइलों से कैसे कनेक्ट करते हैं और उसे सही तरीके से शेयर कैसे करते हैं। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे लिंक बनाने हैं जो बाद में टूटे नहीं, तो इन दोनों का फर्क समझना ही होगा। तो सीधी सी बात यह है, एब्सोल्यूट लिंक में फाइल का पूरा फिक्स पता होता है। अगर फाइल अपनी जगह से हिली तो लिंक टूट जाएगा। दूसरी तरफ रिलेटिव लिंक्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर भी कहीं और मूव कर दिया जाए तो भी वो काम करता रहेगा। किसी भी टीम के लिए शेयरिंग एक बहुत ही जरूरी फीचर है और इसके फायदे भी बिल्कुल साफ हैं। इसमें बस 2 बातें याद रखनी है। पहला, इससे काम तेजी से होता है यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और दूसरा, टीम में मिलकर काम करना यानी कोलैबोरेशन बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर। चलिए उन खास टूल्स पर नजर डालते हैं जो तब काम आते हैं जब एक ही डॉक्यूमेंट पर कई लोग मिलकर काम कर रहे हों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये समझने के लिए कि किसने क्या बदलाव किए हैं, 2 बहुत ही काम के फीचर्स हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से समझा रही है। चेंज ट्रैकिंग से पता चलता है कि क्या बदला गया और कब बदला गया, और एनोटेशंस या कमेंट्स से ये पता चलता है कि वो बदलाव क्यों किया गया। एक क्या का जवाब देता है तो दूसरा क्यों का। ठीक है, तो बदलाव ट्रैक तो हो गए। अब सवाल यह है कि उन बदलावों को रिव्यू कैसे किया जाए। उसके लिए भी प्रोसेस है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। बस शीट खोलकर एडिट मेन्यू में जाना है, कैल्क एक एक करके सारे बदलाव दिखाएगा और फिर ये तय करना होगा कि उन्हें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इससे पक्का हो जाता है कि फाइनल डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव बिना रिव्यू के न रह जाए। तो जब रिवीजन करें तो इस बात पे जरूर सोचें कि अकेले अकेले ये टूल्स तो काम के हैं ही, पर जब हम चेंज ट्रैकिंग और एनोटेशंस जैसे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो टीम में काम करने का कितना मजबूत सिस्टम तैयार होता है। कभी सोचा है एक बिखरी हुई डायरी में किसी दोस्त का फोन नंबर ढूंढना कितना मुश्किल होता है, और वही नंबर फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेकंडों में मिल जाता है। बस यही तो है एक डेटाबेस का जादू, और आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डेटाबेस की एकदम बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि कीज क्या होती हैं और आरडीबीएमएस में रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं। इसके बाद लिब्रे ऑफिस बेस में प्रैक्टिकली टेबल्स बनाना सीखेंगे, और आखिर में क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, डेटाबेस की एकदम बुनियादी बातें। ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकी है, तो इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सवाल है, डेटा और इंफॉर्मेशन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, डेटा तो बस रॉ फैक्ट्स हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स 80, 75, 92, ये सब डेटा है। लेकिन जब हम इन मार्क्स को एक साथ रखते हैं, टोटल करते हैं और एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो वो बन जाती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो फिर ये डेटाबेस असल में है क्या चीज? बहुत सिंपल है, इसे एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट समझिए। यहां पर सारी जानकारी बहुत ही सलीके से टेबल्स में रखी जाती है, ताकि जब भी जरूरत पड़े उसे ढूंढना, निकालना और मैनेज करना एकदम आसान हो जाए। अब सवाल यह है कि इस डिजिटल अलमारी को मैनेज कौन करता है? भाई, इसके लिए होता है एक मैनेजर, और वही मैनेजर है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है
जैसे हमारे सिलेबस में लिब्रे ऑफिस बेस है जो इस पूरे डेटाबेस को कंट्रोल और एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है। यहां पर हीरो हैं कीज। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो सीधा सवाल आता है, ये डेटाबेस कीज आखिर होती क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को एकदम क्लियर करते हैं। मेनली हमें 4 तरह की कीज के बारे में जानना है: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन की। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर हर स्टूडेंट के लिए यूनिक है, तो ये हमारी प्राइमरी की बन गई। अब हो सकता है एडमिशन नंबर भी यूनिक हो, तो वो प्राइमरी की बनने का एक कैंडिडेट है, इसलिए उसे कैंडिडेट की कहेंगे। अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया तो बचा हुआ एडमिशन नंबर हमारी ऑल्टरनेट की हो गया। और अब सोचिए एक दूसरी फीस टेबल है, उसमें भी रोल नंबर का कॉलम है ताकि पता चले कि फीस किस स्टूडेंट की है, तो ये रोल नंबर इस फीस टेबल के लिए एक फॉरेन की है जो दोनों टेबल्स को जोड़ रही है। कीज को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, RDBMS और रिलेशनशिप्स। यहीं पर असली मजा है, जहां हम अलग अलग डेटा को एक साथ लिंक करना सीखते हैं। RDBMS का पूरा नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के जमाने में ज्यादातर डेटाबेस इसी पर काम करते हैं। इसमें डेटा को अलग अलग टेबल्स में रखा जाता है और फिर उन टेबल्स को आपस में रिलेट किया जाता है, यानी जुड़ा जाता है। टेबल्स के बीच में मेनली 3 तरह के रिश्ते होते हैं। पहला 1 to 1, मतलब एक का एक से रिश्ता, जैसे एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रिपोर्ट कार्ड होता है। दूसरा 1 to many, यानी एक का कई से रिश्ता, जैसे एक टीचर कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और तीसरा many to many, मतलब कई का कई से रिश्ता, जैसे कई स्टूडेंट्स कई अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। बात करते हैं लिब्रे ऑफिस बेस की, जहां हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल में इस्तेमाल करके देखेंगे। लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में कुछ जरूरी बातें जो याद रखनी हैं। पहली, इसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है .odb। दूसरी, टेबल बनाने के 2 तरीके हैं, एक डिजाइन व्यू और दूसरा विजर्ड। और तीसरी, हर कॉलम में किस तरह का डेटा आएगा ये उसका डेटा टाइप तय करता है। सही डेटा टाइप चुनना बहुत जरूरी होता है। जैसे नाम और पते के लिए हम टेक्स्ट यूज करेंगे, मार्क्स या कीमत जैसी चीजों के लिए जिन पर कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिक, पैसों के लिए खास तौर पर करेंसी टाइप है, डेट और टाइम के लिए टेम्पोरल, हाँ या ना वाले जवाब के लिए लॉजिकल या बूलियन, और फोटो साउंड जैसी फाइल्स के लिए बाइनरी। अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, क्वेरीज। क्वेरी का मतलब है सवाल पूछना। ये वो तरीका है जिससे हम अपने डेटाबेस से बात करते हैं और उससे ठीक वही जानकारी निकलवाते हैं जो हमें चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल टेबल है और हमें सिर्फ वुलन टाइप के सारे आइटम्स की लिस्ट देखनी है, तो हम डेटाबेस से ये सवाल कैसे पूछेंगे? इसका जवाब है ये सिंपल सी SQL कमांड। सेलेक्ट स्टार का मतलब है सब कुछ सेलेक्ट करो, यानी सारे कॉलम दिखाओ। फ्रॉम मटेरियल बताता है कि किस टेबल से, और सबसे जरूरी वेयर मटेरियल टाइप इक्वल्स टू वुलन। ये हमारी शर्त है कि सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाओ जहां मटेरियल टाइप वुलन हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमें डेटा देखना नहीं है बल्कि बदलना है। सवाल है कि शर्ट नाम के आइटम का डिस्काउंट 10 रुपये कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हम कह रहे हैं अपडेट मटेरियल, यानी मटेरियल टेबल को अपडेट करो। सेट डिस अमाउंट इज इक्वल टू डिस अमाउंट प्लस 10, मतलब डिस्काउंट अमाउंट में 10 जोड़ दो। लेकिन किसके लिए? इसके लिए है वेयर फैब्रिक नेम इज इक्वल टू शर्ट, ताकि ये बदलाव सिर्फ शर्ट वाले आइटम पर ही हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ये वो चीजें हैं जो डेटाबेस को इस्तेमाल करने में आसान और यूजर फ्रेंडली बनाती हैं। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बीच का फर्क एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, फॉर्म्स होते हैं डेटा डालने के लिए, यानी डेटा इनपुट के लिए। आप फॉर्म्स के जरिए नया डेटा जोड़ सकते हैं, पुराने को बदल सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट्स होती हैं डेटा देखने के लिए, यानी डेटा आउटपुट के लिए।
ये जानकारी को एक सुंदर फॉर्मेटेड तरीके से दिखाती हैं, लेकिन आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट से पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें। डेटा है कच्चा माल, इंफॉर्मेशन है तैयार प्रोडक्ट, प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देती है, आरडीबीएमएस में टेबल्स को रिलेशनशिप्स के जरिए जोड़ा जाता है, और आखिर में क्वेरीज सवाल पूछती हैं, फॉर्म्स डेटा भरते हैं और रिपोर्ट्स डेटा दिखाती हैं। तो अब डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उससे सवाल पूछने की ताकत हमारे पास है। जरा सोचिए, इस नई स्किल से अपने आसपास की कौन सी परेशानियां सुलझाई जा सकती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की किताबों का हिसाब हो या अपनी पॉकेट मनी का ट्रैक। एक अच्छा डेटाबेस क्या कुछ नहीं कर सकता। संभावनाएं वाकई में अनंत है। चलिए आईटी कोड 402 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट रिवाइज करते हैं। हम इसमें वर्क प्लेस हेल्थ और सेफ्टी से जुड़ी हर जरूरी बात को समझेंगे ताकि एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकें। तो आज हमारा रिवीजन प्लान क्या है? हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरेंगे। सबसे पहले सेफ्टी के बेसिक्स, फिर खतरों को पहचानना, इसके बाद अर्गोनॉमिक्स और हेल्थ का कनेक्शन समझेंगे, एक्सीडेंट्स को रोकने के तरीके देखेंगे, और लास्ट में इमरजेंसी में क्या करना चाहिए ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वर्क प्लेस सेफ्टी के बेसिक्स। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नियम क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि अगर क्यों समझ आ गया ना, तो एग्जाम में जवाब लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है, वर्क प्लेस पर हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो उपाय हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसका जवाब ना 4 सिंपल पॉइंट्स में है। पॉइंट नंबर 1, इससे कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों के पैसे बचते हैं। सोच के देखिए, इलाज का खर्चा कम हो जाता है। दूसरा, सेफ्टी मेंटेन करना हर एक की जिम्मेदारी है। तीसरा, जब माहौल सेफ होता है तो काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है, राइट? और चौथा, जब लोग सेफ फील करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, जिससे सीधा सीधा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब एग्जाम के लिए एक प्रो टिप, अच्छे नंबर लाने हैं तो ये 3 कीवर्ड्स जरूर याद रखें और अपने आंसर में यूज करें। लागत कम करना यानी कॉस्ट रिडक्शन, गुणवत्ता बढ़ाना यानी क्वालिटी एनहांसमेंट, और क्षमता में सुधार यानी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। ये वर्ड्स आपके जवाब को एकदम सॉलिड बना देंगे। अच्छा, तो ये हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है? ये बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसे कंपनी का एक फॉर्मल प्रॉमिस समझ सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट कहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज की फिजिकल हेल्थ, सेफ्टी और प्राइवेसी की रक्षा करेगा। सिंपल। एक अच्छी सेफ्टी पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सही कहा, खतरों को पहचानना। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेकंड सेक्शन, वर्क प्लेस के खतरों को आइडेंटिफाई करना। तो हैजर्ड यानी खतरा का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये कोई भी ऐसी चीज या सिचुएशन है जिससे फिजिकल इंजरी हो सकती है या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ कॉमन फिजिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? सोचिए, जैसे गीले फर्श पर फिसल जाना या सीढ़ियों से गिरना, खुले तारों से करंट लगना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का डर, और हाँ, केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से हेल्थ को नुकसान होना। ये सब कॉमन हैजर्ड्स हैं। चलिए अब एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, हमारा तीसरा सेक्शन, एर्गोनॉमिक्स और हेल्थ। ये जानना इसलिए जरूरी है कि काम करते वक्त अपने शरीर को कैसे बचाएं, खास करके उन लोगों के लिए जो घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो ये एर्गोनॉमिक्स है क्या चीज? ये एक साइंस है जो वर्क प्लेस और वहां के सामान को डिजाइन करने पे फोकस करती है, ताकि लोग आराम से और बिना चोट के खतरे के ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें। इसका मेन गोल है कंफर्ट बढ़ाना और रिस्क घटाना। अगली स्लाइड पर जाने से पहले एक सवाल, क्या काम करते वक्त बैठने का सही तरीका फॉलो हो रहा है? पोस्चर ठीक है? जरा सोचिए, तो सही तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। पहली बात, पीठ को चेयर का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा, जो भी पढ़ने की चीज है वो कंफर्टेबल एंगल पर हो। कंप्यूटर स्क्रीन बिल्कुल आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। कीबोर्ड और माउस आसानी से हाथ के नीचे हों। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ी थोड़ी देर में आंखों को रेस्ट देना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना। अगर एर्गोनॉमिक्स अच्छे ना हो तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी MSD। ये गलत पोस्चर में बैठने से गर्दन, कमर, हाथ और पैरों में होता है। और दूसरा है ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम यानी RSI। ये एक ही काम बार बार करने से मसल्स में पेन पैदा करता है। आंखों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं। स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करें,
ऐसी जगह बैठें जहां स्क्रीन पर लाइट का रिफ्लेक्शन यानी ग्लेयर ना पड़े। स्क्रीन से एक अच्छी दूरी बनाकर रखें। स्क्रीन को साफ रखें और अगर जरूरत लगे तो एंटी रिफ्लेक्शन चश्मे का इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, एक्सीडेंट्स को रोकना। एक सेफ वर्कप्लेस के लिए कुछ सिंपल से रूल्स। एक सेफ माहौल के लिए ना कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है, जैसे क्लीनिंग केमिकल्स को हमेशा सील्ड कंटेनर्स में रखें, कचरा रेगुलरली डिस्पोज करें, काम करने की जगह पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से सेफ्टी गियर जैसे हेलमेट या ग्लव्स पहने और दिन खत्म होने पर आग के खतरे से बचने के लिए सारे इक्विपमेंट्स बंद कर दें। बेसिक हैं पर बहुत जरूरी हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, वर्कप्लेस इमरजेंसी से निपटना। मतलब जब कुछ गलत हो जाए तो आखिर करना क्या है, ये जानना। यहां एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। एक्सीडेंट और इमरजेंसी में क्या फर्क है? देखिए, एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जैसे किसी का फिसलकर गिर जाना, जबकि इमरजेंसी एक सीरियस सिचुएशन है जिसमें तुरंत एक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आग लग जाना या किसी को कार्डियक अरेस्ट आना। किसी भी इमरजेंसी में बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना लाइफ सेविंग हो सकता है। सबसे पहले शांत रहें और पास के एग्जिट से बाहर निकलें। अगर विजिटर्स हैं तो उनकी हेल्प करें, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है उनकी मदद करें। एक बात हमेशा याद रखें, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और बाहर निकलकर जो डेजिग्नेटेड सेफ एरिया है वहां इकट्ठा हो जाएं। अगर आग लग जाए तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। देखिए, 4 कैटेगरीज होती हैं। क्लास ए होता है लकड़ी कागज़ जैसी चीज़ों के लिए। क्लास बी होता है फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल या ऑयल के लिए। क्लास सी बिजली से लगी आग के लिए है। और क्लास डी कुछ खास जलने वाली मेटल्स जैसे मैग्नीशियम के लिए होता है। अब बात करते हैं एक और लाइफ सेविंग टेक्निक की, जिसे कहते हैं CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये तब दी जाती है जब किसी का दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। अगर ऐसी कोई कार्डियक इमरजेंसी हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, चेक करें कि इंसान सांस ले रहा है या नहीं और कोई चोट तो नहीं है, और जरूरत पड़े तो फर्स्ट एड दें। दूसरा, फटाफट मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। और तीसरा, जब तक हेल्प न पहुंचे उस इंसान के पास रहें और मेडिकल टीम को पूरी जानकारी दें। तो चलिए इस रिवीजन को इस एक सोच के साथ खत्म करते हैं। सेफ्टी सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है। इस बात को याद रखें, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए।